तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें रशिया से जो सस्ता तेल है, सस्ता ऑयल जो यहाँ पर हमें मिल रहा है, उसे खरीदना चाहिए, परचेज करना चाहिए। देखिए, आज का जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो है वो कुछ इस तरीके का चल रहा है कि इंडिया एट प्रेजेंट कोई भी ट्रेड सैंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया पर लगाए जा रहे हैं, भारत कोई भी सैंक्शंस जो है वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ना ही डी डॉलराइजेशन जो है उसमें कोई वॉर, जो जियो इकोनॉमिक वॉर है, उसको अफोर्ड कर सकता है। अब डी डॉलराइजेशन क्या है, ये भी हम जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा। अब देखिए, एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटर्न सेक्रेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेगा। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस में। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है बेसिकली उसे 3 मिलियन बैरल रशियन जो क्रूड है वो यहाँ पर खरीदा। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो रशिया है वो हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्यों ऑयल दे रहा है। उसका कारण है जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से जो सैंक्शंस है यूएसए के द्वारा वो लगाए गए हैं रशिया पर, उसकी वजह से अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीद रही है। रशिया के पास ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो अब खरीद नहीं रहे हैं तो रशिया को भी बेनिफिट नहीं होगा, रशिया को इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अब रशिया को एडवांटेज मिले इसके लिए जो रशिया के पियर अलाइज है, जिसमें एक इंडिया भी हमें देखने को मिलता है, तो उसको वो डिस्काउंटेड रेट पर जो ऑयल है वो यहाँ पर दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो बर्लिन वॉल है वो गिरती है 1989 में, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो दो डिफरेंट जो पोल्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे। एक हमें देखने को मिल रहा था यूएसए, दूसरा हमें देखने को मिल रहा था यूएसएसआर। दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो चलता आया कई सालों से। देन उसके बाद 1989 में बर्लिन वॉल जो है वो गिरती है, एंड उसी के साथ सोवियत यूनियन जो है उसका भी कोलैप्स हमें देखने को मिलता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो अलग अलग कंट्रीज जो है उनको आज़ादी मिलती है, उसमें से एक यूक्रेन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब जब ये बर्लिन वॉल फॉल होती है, जब यहाँ पर जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसी दौरान मतलब 1991 में इंडिया जो है वो भी यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर आता है, जहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जो है वो इंडिया के द्वारा लाए जाते हैं। एलपीजी रिफॉर्म के तहत हम प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है उसको भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब यही सिनारियो में जब यहाँ पर बर्लिन वॉल गिरती है तो इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो है हमें देखने को मिल रहे थे। खासकर अगर हम देखते हैं तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है ये काफ़ी उफान पर था। जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा काफ़ी नीचे गिर चुका था। इतना नीचे गिर चुका था कि हम सिर्फ 2 हफ्तों तक का जो इम्पोर्ट है उसको अफोर्ड कर सकते थे। 2 हफ्तों से ज़्यादा का अगर हमारा इम्पोर्ट अगर होता था तो उसको हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। इतनी बुरी स्थिति जो है वो भारत की हो गई थी। इस वजह से इंडिया जो है उसने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, जो एलपीजी रिफॉर्म है वो लेकर आए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है, जब यहाँ पर समझ लीजिए जो फ्रेजाइल इकोनॉमिक स्टेट यहाँ पर हो रहा है, इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से जूझ रहा था। मतलब जब ये वॉर हो रहा है उसके पहले से ही इंडिया जो है काफ़ी बुरी हालत से गुजर रहा था। जैसे कि हमें जो हमारी ग्रोथ है उसमें काफ़ी स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा था। जो इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ पर काफ़ी वाइड, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो रेंज होती है कि 2 से लेकर 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, लेकिन 6 से ऊपर जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिल रहा है। जो डिमांड है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब है वो चली गई है। जॉब जाने की वजह से जो यहाँ पर डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर जो है वो नहीं रही है। उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या है कि जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जो ग्रोथ है इतनी कम हो रही है जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उससे हम जूझ रहे हैं। एक जो फैक्टर यहाँ पर बचता है वो है एक्सपोर्ट का। तो इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि भाई एक्सपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर कर सके, लेकिन उसमें भी जो है वो समस्या यहाँ पर किस तरीके से खड़ी होती है आप अभी देखिए। अब यूनियन बजट अगर आप देखोगे तो उसमें भी यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है
वो यहाँ पर कैसे उसको नलीफाई करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको इंक्रीज करके। जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हम इंक्रीज करते हैं काय में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसमें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जैसे ब्रिजेस बनाना बोलिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना बोलिए, हॉस्पिटल्स बनाना बोलिए, इन सब में अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो अपने आप यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे। खरीदी करेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लोगों को हायर किया जाएगा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर यह है कि जो डिमांड है उसको अगर इंक्रीज करना है, जो कंजम्पशन है उसको अगर इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कैसे जैसे यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लाइन पर लाना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑयल प्राइजेस हैं, ऑयल प्राइजेस अगर आप देखो 2014 से काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहे थे। और ये काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग थी इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऑयल प्राइजेस इतने कम रहने की वजह से क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि क्या है कि समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑयल के प्राइजेस जो है वो 70 रुपये चल रहे हैं, 70 रुपीज़। उसमें से जो गवर्नमेंट है उनको, अगर मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर 35 रुपीज़ जो है उसमें यहाँ पर ऑयल बेसिकली बन रहा है। प्लस यहाँ पर 35 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लगाया, इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर एक इंसान को पे करना पड़ रहा है 1 लीटर के लिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 35 रुपये का अगर यहाँ पर 25 रुपये हो जाता है, ठीक है, ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, 25 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 70 ही रुपये रखे, बेसिकली यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट को 45 टैक्स जो है उसके रूप में मिल रहे थे। तो अब तक क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्सेस जो है ज़्यादा लगाना मिल गया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, ओवर $100 पर बैरल हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब अब गवर्नमेंट को जितना वो पहले स्पेंड कर रहे थे उससे डबल स्पेंड करना पड़ रहा है। क्योंकि समझ लीजिए 35 है, लेकिन वही यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 60 रुपये अगर ऑयल प्राइसेस हो रहे हैं, तो प्लस गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ 10 ही रुपये ऐड कर सकते हैं अपने टैक्स के, और 70 रुपये, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो आखिर का आंकड़ा है, ये गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। ज़्यादा बढ़ाएगी तो लोग जो है उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो अपने आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अपने आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी, जो महंगाई है ऑलरेडी उफान पर चल रही है उसको हमें कम करना है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इससे गवर्नमेंट लास्ट के जो आंकड़े उनको नहीं बढ़ा सकती है ना। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है यहाँ पर टैक्सेस जो उसके रूप में खेला जाए। तो अब तक जो गवर्नमेंट मजे ले रही थी, अब यहाँ पर गवर्नमेंट को सजा जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। तो ऑयल प्राइसेस जो है बेसिकली अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब यहाँ पर क्या है कि ऑयल प्राइसेस जो है उसका यहाँ पर जो भरपाई है वो अब कंज्यूमर पर नहीं डाल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और डिमांड जो है काफ़ी वीक होती जा रही है। तो हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करना है, डिमांड को इंक्रीज करना है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है उनके पास कम पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के पास इनकम जो है वो कम आ रही है। इसकी वजह से जो उनका एक्सपेंडिचर करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनको करना था कि भाई हम रोड में खर्च करेंगे, हम ब्रिजेस में खर्च करेंगे, वो अब यहाँ पर कंपैरेटिवली कम खर्च हो जाएगा, है ना। जो उन्होंने प्लान किया था उससे कंपैरेटिव यहाँ पर कम खर्च होगा। तो ये सारी समस्याएं जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम बढ़ेगी तो अपने आप लोगों के पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो डिमांड कम, डिमांड कम तो कंपनी को प्रॉफिट कम, कंपनी को प्रॉफिट कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो सब कुछ कम। ये यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन के रूप में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है उसको बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो अपने आप चीज़ें जो है वो बेहतर होती जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो अपने आप जो लोग हैं उनके पास भी पैसा जनरेट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रशिया ने यहाँ पर क्या ऑफर किया है, रशिया ने बोला है कि हम तुमको ऑयल जो है वो यहाँ पर लोअर प्राइस पर देते हैं, कि भाई हम तुमको सस्ते दामों पर प्राइस जो है वो ऑयल देंगे। तुमको क्या चाहिए, तुमको तो सिर्फ मतलब बेसिकली ऑयल चाहिए ना, तो हम तुमको वही ऑयल दे रहे हैं, सस्ते दामों पर दे रहे हैं। जो तुमको बाहर से मिलेगा उससे सस्ते दामों में हम तुमको मिल रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक टेम्पटेशन ज़रूर है कि यार मज़ा आ जाएगा, बहुत ही खतरनाक, ज़बरदस्त हो गया, है ना। इंडिया जो है रेजिस्ट करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी उतनी ही तेज़ी से इंक्रीज हो सकते हैं। कैसे, देखिए रशिया जो है उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, और यूएसए के द्वारा जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो यहाँ पर कॉन्कासा के तहत क्या होता है कि समझ लीजिए यूएसए है,
यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं। अब रशिया पर सैंक्शंस लगाए कि ट्रेडिंग जो है वो नहीं करना है। अगर कोई और कंट्री रशिया के साथ ट्रेडिंग करती है तो यूएसए के ऑटोमेटिकली इंडिया पर भी सैंक्शन जो है वो लग जाते हैं। ये समस्या है, और इंडिया पर अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो इंडिया जो है वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर पाएगा। डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसी के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है इंडिया के साथ ट्रेड करने में असक्षम रहेगी। इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगी तो हमें जो यहाँ पर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, वो हम कैसे एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? क्योंकि यूएसए अगर आप देखोगे तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब समझ लीजिए कि अगर यूएसए का सैंक्शंस इंडिया पर लग जाते हैं तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे हाथ से इतना बड़ा मार्केट चला जाएगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी कंप्लीटली नीचे आ जाएगा। इंपोर्ट जो मतलब इंक्रीज हो ही रहा है, क्योंकि ऑयल हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो मतलब इंपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा होगा ही नहीं। इसकी वजह से हमारे पास कुछ पैसा आएगा नहीं, हमारा सारा पैसा जो है वो बाहर जाता रहेगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। टिपिकली जब इंडिया किसी भी नेशन के साथ ट्रेडिंग करता है तो यहाँ पर जो पैसा है वो डॉलर्स में पे करता है, लेकिन अगर यूएसए सैंक्शंस लगाता है तो क्या होगा, यहाँ पर इंडिया जो है उसको रूबल में यहाँ पर जो पैसा है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जब रशिया के साथ ट्रेडिंग करते समय रूबल में करेगा तो फिर इंडिया जो है वो यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज है, चाइना हो गया, देन उसका जापान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, तो इस तरीके से बाकी जो देश है वो भी बोलेंगे भाई हमारी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं ना, क्यों हम डॉलर में करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो डी डॉलराइजेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। डी डॉलराइजेशन फिनोमिना क्या है कि अभी हम डॉलर्स में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जब डॉलर्स की रिक्वायरमेंट ना हो, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि डॉलर का जो डोमिनेंस है ग्लोबल मार्केट में उसको रिड्यूस कर देना, कि हम जो किसी से भी ट्रेडिंग करते टाइम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लोकल करेंसी जो है उसमें पेमेंट जो है वो करेंगे। उसको हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन। तो ये बेसिकली कब होता है, जब ट्रेडिंग जो ऑयल में बाकी कमोडिटीज़ में हम जब ट्रेडिंग करते हैं, यूएस डॉलर हम बाय करते हैं फॉरेक्स रिजर्व के लिए, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होती है उसमें डॉलर्स में होता है ना, $35 मिलियन का यहाँ पर अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, तो बेसिकली डॉलर्स में सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है ये डॉलराइजेशन हम देखा ही ना, मतलब यहाँ पर डॉलर की बातें जो है वो करे ही ना, तो ये हमें देखने को मिलता है डी डॉलराइजेशन। अब ये तो अच्छी चीज़ है, इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि यहाँ पर यूएसए जो है अब वो यहाँ पर क्या सोचेगा कि भाई अब ये बुरी चीज़ हो रही है, क्योंकि डॉलर्स की जो डिमांड है, क्योंकि अभी डॉलर्स की डिमांड काफ़ी इंक्रीज होती है, किसी को भी पे करना है डॉलर में करेंगे, है ना, डिमांड इंक्रीज तो यहाँ पर वैल्यू हाई, लेकिन अगर डॉलर जो है उसकी डिमांड अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होगी, अमेरिका को मज़ा आएगा क्या, नहीं आएगा। अमेरिका बोलेगा भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अब यहाँ पर देखूंगा मैं मेरे यार का, है ना। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बेसिकली इंडिया के लिए, कि वो कैप्चर कर सकता है ग्लोबल मार्केट शेयर, कि यहाँ पर किसी एक देश के साथ अटैच ना होकर, जैसे रशिया जो है उसके साथ ट्रेडिंग के लिए अटैच ना होकर, सैंक्शंस अगर इंडिया अपने आप पर होने से रोक देता है, क्योंकि चाइना कंप्लीटली यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है रशिया को, कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चाइना जो है वो यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने की वजह से अब चाइना जो है उसके साथ भी बाकी जो कंट्रीज है वो ट्रेडिंग करने से अपने आप को रोकेगी। तो इसीलिए अब ये इंडिया के पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम यहाँ पर बाकी देशों जो है उसके साथ घुस जाते हैं, उनकी तरफ हम यहाँ पर अपना ट्रेड जो है उसको लेकर जाते हैं, एक्सपोर्ट जो है उसको हम यहाँ पर अपना इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जो भी समस्या है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया में चल रहे हैं उसको हम रिजॉल्व कर सके। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो सिनारियो है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी क्या राय है, क्या आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से ऑयल जो है वो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।